स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है एटॉमिक रेडियस। किसी एटम के लिए रेडियस कैसे डिफाइन होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, उससे रिलेटेड अपन बातें करेंगे। तो अपना टॉपिक क्या होगा आज का, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस के लिए क्या बोला जाता है, एटॉमिक रेडियस होती है किसी परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। देखना बच्चों ध्यान से, मैंने क्या कहा, किसी परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम कोश, किसी परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एटम के लिए अगर मैं बात करूं नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के बीच की सीधी दूरी का मतलब क्या है। सबसे पहले बात आती है नाभिक किसी भी अगर एटम की बात की जाए तो उसमें नाभिक होगा, उस पर आवेश कितना होता है, प्लस जेड ही होता है। उसके बाह्यतम कोश का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, देखना ध्यान से। बाह्यतम कोश का क्या करा, ये जैसे मैंने ये कंसिडर कर लिया, यहाँ पे ये कोई न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये क्या है, सेल। अब ऐसे तो है नहीं एक ही सेल होगा, अनंत इनफाइनाइट कितने होते हैं, इनफाइनाइट सेल होंगे, कितने भी सेल हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक होंगे। तो अपने को क्या पता बाह्यतम किसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे बाह्यतम का मतलब क्या है, बाह्यतम का मतलब ये किसकी बात कर रहा है, वैलेंस सेल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल होने का मतलब किस बात पर डिपेंड करेगा, उसका वैलेंस सेल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो जिसमें ये अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन या जिसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन आएगा, उसी की बात करा ये बाह्यतम है कोश। तो किसी परमाणु के नाभिक, अब बात आती है परमाणु कौन सा है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा उसका एटॉमिक नंबर कितना है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसी के अकॉर्डिंग है वैलेंस सेल डिफाइन होगा। तो देखना, इसने कहा परमाणु के नाभिक, ये नाभिक हो गया, इस नाभिक और इसके बाह्यतम कोश। अब अपने को एटम नहीं पता किस एटम की बात कर रहा है, तो जैसे मैंने कंसीडर कर लिया ये कोई क्या है, वैलेंस सेल है। ये क्या है, वैलेंस सेल। मैंने इसको मान लिया वैलेंस सेल या आउटर सेल, बाह्यतम कोश। इसने कहा नाभिक और उस परमाणु के बाह्यतम कोश के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है, तो ये जो डिस्टेंस होती है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। तो ये किस बात पर डिपेंड करी है कि एटम कौन सा है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अकॉर्डिंग वैलेंस सेल या बाह्यतम कोश अपने को चेक करना है कि उसकी साइज क्या होगी, उसकी रेडियस कितनी होगी उस एटम की। तो ये जो नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन हो गई। सबसे पहले आप इसको उतार लें। चलिएगा, तो ये बात हो गई परमाणु त्रिज्या के बारे में। अब बोला जाता है परमाणु त्रिज्या जो होती है, एटॉमिक रेडियस, वो कभी भी उसका मापन या मेजरमेंट कभी भी डायरेक्ट रूप से नहीं किया जाता। डायरेक्ट मतलब क्या है, अपने कहा किसी भी परमाणु में नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो मैंने कहा इसका जो मेजरमेंट किया जाता है, इसका जो मापन किया जाता है, इसका मापन कभी भी क्या नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं होता। इसका मापन कभी भी क्या नहीं होता, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट रूप से इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखना बच्चों ध्यान से, मैंने कहा ये कोई किसी भी एटम का क्या है, नाभिक, इसके चारों ओर सेल, इसके चारों ओर क्या होंगे, सेल होंगे। तो इन सेल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब एटम कौन सा अपने को नहीं पता, जेड कौन सा आपने एटम लिया है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे मान लिया ये इसका क्या है, बाह्यतम कोश, आउटर सेल। तो नाभिक और इसके बाह्यतम कोश के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। मैंने कहा इस एटॉमिक रेडियस का मेजरमेंट कभी भी डायरेक्ट रूप से इसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, किसी भी एटम को क्यों नहीं किया जा सकता, किसी भी एटम को अपन आइसोलेट फॉर्म में अलग नहीं कर सकते। अपन कंप्लीटली ये नहीं बता सकते कि ये एलिमेंट जो अपने हाथ में, एक ही एलिमेंट अपने एटम जो लिया है, एक अकेले एलिमेंट को अपन नहीं बता सकते कि अपना अकेले एलिमेंट के लिए अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं,
एटॉमिक रेडियस। जैसे मैंने ये कह दिया आप लोगों को कि ये मैंने क्या ले रखा है, जैसे कोई जेड एलिमेंट ले रखा है, कोई भी मैंने जेड एटम ले रखा है, इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ये तो है नहीं कि आइसोलेट सिर्फ आइसोलेट जेड एलिमेंट है, इसमें सिर्फ आइसोलेट जेड एलिमेंट नहीं होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स का क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। तो बहुत सारे एलिमेंट्स का जब कॉम्बिनेशन होगा तो उसके अंदर अगर बात करें तो इसमें आइसोलेट एटम की अपन बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही एटम की बात नहीं कर सकते। आइसोलेट एटम कभी भी अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बोल सकते कि ये जेड अकेला ही एक क्या है, विलगित या आइसोलेट एलिमेंट एटम है। तो ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है, ग्रुप ऑफ एटम होता है। जैसे मैंने बात की एग्जांपल से अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कह दिया ये मैंने आयरन ले लिया, कोई आयरन क्या ले लिया, ये एलिमेंट ले लिया आयरन, कोई भी मैंने लोहे की वस्तु ले ली कोई भी, तो उसमें अगर एलिमेंट्स की बात करूं तो बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, आयरन के बहुत सारे क्या होंगे, एलिमेंट्स या एटम्स होंगे। तो अपन अकेले आयरन की डिफाइन नहीं कर सकते कि अकेला आयरन है, इसमें सिर्फ एक एटम है, आइसोलेट एटम, वो कौन सा होगा, फेरस होगा। तो इस तरीके से ग्रुप ऑफ एटम बोला जाता है, कभी भी क्या नहीं बोला जाता, एक प्रत्यक्ष रूप से आइसोलेट एलिमेंट की अपन बात नहीं करेंगे। तो इसने कहा कि कभी भी जो परमाणु त्रिज्या है उसका मापन प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपन जो एटम की बात करें वो कभी भी आइसोलेट फॉर्म में नहीं मिलेगा, ग्रुप ऑफ एटम के फॉर्म में मिलेगा। अगर ये अकेला मिल जाता है तो इसका मतलब वहां पे परमाणु त्रिज्या अपन मेजरमेंट डायरेक्ट रूप से कर सकते हैं। अब बात आती है डायरेक्ट रूप से नहीं होगा तो कैसे होगा, तो इसका जो मापन किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, किस फॉर्म में होता है, अप्रत्यक्ष फॉर्म में। अप्रत्यक्ष रूप से इसका मेजरमेंट किया जाता है, इनडायरेक्टली इसका मेजरमेंट। इनडायरेक्ट में कौन कौन सी विधि है जिसके द्वारा इसका मेजरमेंट किया जाता है, इनडायरेक्ट में एक तो आता है एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन, और इसके मेजरमेंट की यूनिट्स क्या होंगी, और अपन किससे चेक कर सकते हैं इसको, एक आता है इसमें इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन से भी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं अपन इजीली, और भी हो सकती है एक्सेट्रा। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन विवर्तन, एक्सरे विवर्तन, इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, तो किसी एलिमेंट या एटम के अपन क्या कर सकते हैं, आइसोलेट फॉर्म में लाकर उसका डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट, इनडायरेक्ट रूप से उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट अपने को एटम को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। तो इस सभी विधियों के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, किसी एटॉमिक रेडियस का मेजरमेंट किया जा सकता है। तो ये जनरली इंफॉर्मेशन हो गई एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड, इसको उतार लो आप। एग्जाम के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, चलिएगा। अब बात आती है, ये तो डेफिनेशन हो गई जनरल, एटॉमिक रेडियस की जनरल डेफिनेशन हो गई। अब मैं बात करने जा रहा हूं टाइप ऑफ रेडियस की। एटॉमिक रेडियस की जब बात करें तो रेडियस कौन कौन सी हो सकती है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो देखिएगा बच्चों ध्यान से, टाइप ऑफ रेडियस, टाइप ऑफ रेडियस, त्रिज्या के प्रकार। टाइप ऑफ रेडियस में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले रेडियस पढ़ेंगे अपन कोवेलेंट, कोवेलेंट रेडियस, सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में। सेकंड अपन पढ़ेंगे धात्विक त्रिज्या, मेटेलिक, मेटेलिक रेडियस, धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या। थर्ड इसमें अपन पढ़ेंगे वंडरवॉल, वंडरवॉल, वंडरवॉल्स रेडियस, वंडरवॉल त्रिज्या। इसकी वन बाय वन अपन चर्चा करेंगे। तो मैंने कहा टाइप ऑफ रेडियस कितनी होती हैं, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडरवॉल रेडियस। तो किसी भी एटम की अगर बात की जाए एटॉमिक रेडियस में कितने तरीके की बोली जाती है, उसमें भी अपन टाइप देख रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडरवॉल रेडियस। ये क्या होती है, किसी एटम के लिए कैसे डिफाइन होगी उसकी अपन वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ
कोवेलेंट रेडियस या सहसंयोजक त्रिज्या। देखना बच्चों ध्यान से, सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस, पहले पढ़ेंगे कोवेलेंट रेडियस या सहसंयोजक त्रिज्या। तो ये क्या बोली जाती है सहसंयोजक त्रिज्या? जब दो समान परमाणुओं के बीच, जब दो समान परमाणुओं के बीच क्या हो, सहसंयोजक बंध प्रेजेंट हो, तो उन दोनों परमाणुओं के बीच की अंतरानाभिकीय दूरी या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा क्या होती है, सहसंयोजक त्रिज्या होती है। तो देखना बच्चों ध्यान से, मैंने क्या कहा, स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब दो समान परमाणुओं के बीच, जब दो समान परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध हो, सहसंयोजक बंध प्रेजेंट हो तथा उन दोनों परमाणुओं के, उन दोनों परमाणुओं के बीच की अंतरनाभिकीय दूरी, अंतरनाभिकीय दूरी, अंतरनाभिकीय दूरी का मतलब इंग्लिश वर्ड पे चले जाना, दो एटम्स की बात कर रहा है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की दूरी का आधा, हाफ, क्या कहलाती है, कोवेलेंट रेडियस कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब दो समान परमाणुओं के बीच क्या होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उन दोनों परमाणु के बीच की जो अंतरानाभिकीय दूरी है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका आधा क्या कहलाती है, ये कोवेलेंट रेडियस कहलाती है। देखना बच्चों कैसे, इसकी मैं कैसे बात कर रहा हूँ, देखना, इसने कहा दो समान परमाणु, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की साइज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो साइज की अगर मैं बात करूं तो देखना ध्यान से, ये मैंने एक एटम ले लिया, ये मैंने कोई एटम ले लिया, एक मैंने एटम क्या ले लिया, ये ले लिया। दो समान परमाणुओं के बीच क्या होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड। देखना बच्चों ध्यान से, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग, एक दूसरे में क्या होगी, इनकी शेयरिंग होगी, शेयरिंग से क्या बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। तो सहसंयोजक बंध अगर बात करूं तो सहसंयोजक बंध एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग से बनेगा। तो यहां से देखना बच्चों, सहसंयोजक बंध की जब भी बात करेगा तो मैंने कहा ये एक एटम हो गया, ये एटम, दोनों एटम क्या है, सेम है। एटम को जैसे मैंने मान लिया ये ए एटम है और ये भी क्या है, ए एटम, दोनों के बीच क्या बनाना है, सहसंयोजक बंध। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी, तो इनके बीच क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। जो बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। सहसंयोजक बंध के दौरान देखना बच्चों ध्यान से, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी इसमें, इस तरीके से अगर इन दोनों के बीच शेयरिंग होगी तो शेयरिंग होने से कैसे बनेगा बॉन्ड, देखना ध्यान से। अभी ये दोनों एटम क्या है, अलग अलग हैं, तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी तो कैसे होगा, ये पहला एटम ए हो गया और ये दूसरा एटम ए हो गया, इन दोनों के बीच में क्या हो गई, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई, इसका मतलब बॉन्ड बन गया। तो बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, सहसंयोजक बंध बन गया, ए कोवेलेंट बॉन्ड ए बन गया। इस तरीके से बनता है बॉन्ड। अब देखना बच्चों ध्यान से, इसने क्या कहा, जब दो समान परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध हो, दो परमाणु के बीच क्या है, सहसंयोजक बंध, तो उन दोनों परमाणुओं के बीच की नाभिकीय दूरी का मतलब क्या है, देखना, इस पहले एटम की बात करो तो इसका नाभिक ये हो गया, दूसरे एटम की बात करो तो इसका नाभिक ये हो गया। इन दोनों परमाणु, इसने कहा इन दोनों परमाणुओं के बीच की अंतरनाभिकीय दूरी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी, तो ये इसका नाभिक हो गया और ये इसका नाभिक हो गया इस एटम के लिए। इन दोनों के बीच की दूरी मतलब किसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। इन दोनों के बीच की दूरी को अगर मैं डी से रिप्रेजेंट करूं, डी, इन दोनों के बीच की दूरी को डी से रिप्रेजेंट करूं तो इन दोनों परमाणुओं के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, इसका मतलब डी का आधा क्या कहलाती है, कोवेलेंट रेडियस कहलाती है। तो डी यहाँ पे क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस
का आधा क्या कहलाती है, कोवेलेंट रेडियस कहलाती है। तो D इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, D इक्वल टू होगा D का आधा कहलाती है ये कोवेलेंट रेडियस, रेडियस ऑफ कोवेलेंट। तो ये क्या होगा, D का आधा कोवेलेंट रेडियस कहलाती है। ये फॉर्मूला हो गया कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा क्या कहलाता है, कोवेलेंट रेडियस। सबसे पहले आप इसकी जनरल डेफिनेशन लिख ले, उसके बाद मैं बात करूंगा कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और इसमें क्या रिलेशन देखने को मिलेगा और एटॉमिक रेडियस से अपन कोरिलेट करेंगे। सबसे पहले आप इसको उतार लें। चलिएगा बच्चों, तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन हो गई। अब देखना, मैंने कहा दो परमाणु के बीच इनकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, परमाणु क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इनके बीच की जो दूरी है, इनका आधा क्या कहलाता है, कोवेलेंट रेडियस। अब इसको मैं किससे जोड़ूंगा, एटॉमिक रेडियस से जोड़ूंगा। सभी को देखना क्या रिलेशन आएगा अपने सामने। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा इस चीज को। इसने कहा इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, अंतराण्विक नाभिकीय दूरी, D यहाँ पे क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसका आधा क्या कहलाता है, कोवेलेंट रेडियस। अब देखना बच्चों, अगर एटम्स की बात की जाए तो एटम के लिए अपनी डेफिनेशन क्या दी, किसी भी परमाणु के नाभिक और उसके बाह्य एटम कोश के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस। तो ये क्या हो गई, इस एटम के लिए रेडियस होगी एटॉमिक रेडियस। इस नाभिक के लिए भी क्या होगा, बाह्य एटम कोश के बीच की सीधी दूरी और नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस। तो ये रेडियस ऑफ एटॉमिक हो गई और ये क्या है, अपनी रेडियस ऑफ कोवेलेंट, कोवेलेंट रेडियस की बात की। अब देखना इन दोनों में कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखना D का आधा, D का आधा होने का मतलब क्या हुआ, ये पूरी कंप्लीटली कितनी है, D, ये कंप्लीट कितनी है, D। इसका आधा मैं करूं, देखना आधा कर रहा हूं, ये इसका आधा कर दिया मैंने, ये भाग इसका क्या है, आधा कर दिया मैंने। देखना ध्यान से, इसका आधा होने का मतलब ये जो रेडियस कहलाएगी, इस D का आधा कर दिया मैंने, इसका मतलब D के दो भाग हो गए, वो क्या कहलाती है, RC या कोवेलेंट रेडियस, RC। और ये भी क्या होगी, RC। तो दो भाग कर दिए मैंने D के, D का आधा ही क्या कहलाती है, कोवेलेंट रेडियस। तो यहाँ पे दो पोर्शन कर दिए मैंने, RC और RC। देखना ध्यान से भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको मैं या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसके अकॉर्डिंग, या RC 2RC इक्वल टू क्या होगा, 2RC इक्वल टू D। इसका मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, दो गुनी होती है किसकी, कोवेलेंट रेडियस की। इसका मतलब D ज्यादा है किससे, कोवेलेंट रेडियस से। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कोवेलेंट रेडियस का दो गुना होती है। यहाँ पे देख लो पता लग रहा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कोवेलेंट रेडियस का दो गुना होती है। दो पोर्शन बना दिए मैंने, इसका हाफ ही क्या कहलाती है, कोवेलेंट रेडियस। तो ये बात होगी कोवेलेंट रेडियस की। अब देखना, अब अगर बात की जाए कोवेलेंट रेडियस और किसकी, इसे एटॉमिक रेडियस की। तो मैंने कहा ये दो एटम, ये दो एटम दोनों की साइज क्या है, सेम है, दो समान परमाणु है, इनके बीच ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखना, इसका ये नाभिक हो गया, इसका ये नाभिक हो गया, इन दोनों के बीच के नाभिकों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये क्या होगी, D। और इसका हाफ क्या कहलाती है, इस D का हाफ हो गया कोवेलेंट रेडियस। अब देखना बच्चों ध्यान से, अपने एटॉमिक रेडियस के बारे में क्या बोला था, किसी परमाणु के नाभिक और उसके बाह्य एटम कोश के बीच की दूरी, सीधी दूरी क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस। तो देखना, किसी परमाणु के नाभिक और उसके बाह्य एटम कोश के बीच, तो पहले परमाणु की अगर मैं बात करूं, ए परमाणु की, पहले परमाणु ए की बात करूं, तो इनसे नाभिक और इसके बाह्य एटम कोश के बीच की दूरी बोली जाएगी, इसको क्या बोला जाएगा, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस RA हो गई, और ये अपनी क्या है, RC। देखना RC कहाँ है और RA कहाँ है, ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को। ये डॉट डॉट लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये तो क्या है, RC, यहाँ तक की दूरी क्या है, RC। और इससे ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कौन सी होगी, एटॉमिक रेडियस। इसका मतलब RC छोटी है और एटॉमिक रेडियस कितनी है, बड़ी है कंपेरेटिवली। और इसी तरीके से इस एटम के लिए, इस दूसरे एटम के लिए, इसके नाभिक और इसके बाह्य एटम कोश, इसका बाह्य एटम कोश ये होगा, इनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, एटॉमिक रेडियस होगी। तो इसके बीच की दूरी कौन सी होगी, एटॉमिक रेडियस, रेडियस ऑफ एटॉमिक। तो ये एटॉमिक रेडियस हो गई।
तो अब देखना बच्चों ध्यान से, मैंने क्या कहा यहाँ से क्या पता लग रहा है कि D तो ज्यादा होती है किससे, RC से। एक तो अपना क्या आ गया रिलेशन D = 2RC, इसका मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कोवेलेंट रेडियस की 2 गुना होती है। एक रिलेशन क्या आएगा कि एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है किससे, एटॉमिक रेडियस R ऑफ एटॉमिक इज ग्रेटर देन R ऑफ ए कोवेलेंट। सहसंयोजक त्रिज्या से परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बड़ी होती है। तो इस चीजों को ध्यान में रखना, बेसिक चीजें होती हैं। सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट। तो ये बात हो गई किसकी, सहसंयोजक त्रिज्या की। अब बात आती है सहसंयोजक त्रिज्या का अगर मेजरमेंट करना हो, सहसंयोजक त्रिज्या का मापन करना हो तो अपने को क्या ध्यान में रखना है उसकी मैं बात करूंगा। देखना बच्चों ध्यान से, अगर सहसंयोजक त्रिज्या का मापन करना है, सहसंयोजक त्रिज्या का मापन करना है, मेजरमेंट करना है, तो ऐसा मॉलिक्यूल प्रयुक्त किया जाता है, ऐसा मॉलिक्यूल काम में लिया जाता है जिसमें 2 समान परमाणुओं के बीच क्या हो, सिंगल बंध हो, सिंगल बॉन्ड हो। इसका मतलब मैंने क्या कहा, देखना मैंने कहा कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस सहसंयोजक त्रिज्या के लिए अपने को क्या चाहिए, क्या ध्यान में रखना है, इसका अगर मेजरमेंट करना है, इसका मेजरमेंट करना हो या मापन इसका करना है तो अपन क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, ऐसा अणु प्रयुक्त किया जाता है, ऐसा मॉलिक्यूल या अणु प्रयुक्त किया जाएगा, प्रयुक्त किया जाता है जिसमें 2 समान परमाणुओं के बीच, 2 समान परमाणु के बीच, 2 समान परमाणु के बीच क्या होना चाहिए, सहसंयोजक बंध होना चाहिए या एकल बंध होना चाहिए। इसको मैं ऐसे बोल देता हूं, एकल बंध होना चाहिए। तो कंडीशन क्या हो गई, अगर अपने को कोवेलेंट रेडियस या सहसंयोजक त्रिज्या अगर निकालनी है, उसके मेजरमेंट का मापन अगर करना हो, अपने को मेजरमेंट करना हो, तो ऐसा मॉलिक्यूल प्रयुक्त किया जाता है जिसमें 2 समान परमाणुओं के बीच क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अगर सिंगल बॉन्ड नहीं है तो उसके बीच अपन कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो देखना अगर यहाँ पे क्या कंडीशन लगा दी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होना चाहिए 2 समान परमाणुओं के बीच, तो ऐसा मॉलिक्यूल प्रयुक्त किया जाता है जिसमें 2 समान परमाणुओं के बीच एकल बंध हो। इसका मतलब क्या हुआ देखना बच्चों, एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को। एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर मैं एग्जांपल सबसे पहले बात करूं तो जैसे नाइट्रोजन की अगर अपने को क्या कैलकुलेट करनी है, नाइट्रोजन की सहसंयोजक त्रिज्या, नाइट्रोजन की सहसंयोजक त्रिज्या, नाइट्रोजन की सहसंयोजक त्रिज्या कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या ध्यान में रखना है, देखना ध्यान से, अपने को मेजरमेंट करना है किसका, कोवेलेंट रेडियस का। तो ध्यान में क्या रखना है, ऐसा मॉलिक्यूल प्रयुक्त किया जाना चाहिए जिसमें समान परमाणुओं के बीच क्या होना चाहिए, एकल बंध होना चाहिए। तो समान परमाणु के बीच एकल बंध की बात करूं, अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूं नाइट्रोजन से रिलेटेड, तो देखना N ट्रिपल बॉन्ड N, N ट्रिपल बॉन्ड N मतलब क्या हुआ, 2 समान परमाणु है लेकिन इनके बीच में बॉन्ड कितने हैं, 3 हैं। बंध कितना होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, एकल बंध होना चाहिए। इसका मतलब इसमें अपन कोवेलेंट रेडियस की मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर कुछ और एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो देखना, जैसे अमोनिया की बात करूं NH3, तो इसमें कोवेलेंट रेडियस का मेजरमेंट होगा या नहीं होगा, कैसे पता करेंगे, 2 समान परमाणुओं के बीच सिंगल बंध होना चाहिए। सिंगल बंध तो है लेकिन 2 समान परमाणुओं के बीच नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस से नहीं कैलकुलेट कर सकते, मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन NH2 NH2, तो ध्यान से देखना बच्चों, 2 समान परमाणुओं के बीच क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड है, अलग अलग परमाणु के बीच, लेकिन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन समान परमाणु है और इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे क्या होगा,
कोवेलेंट रेडियस का मेजरमेंट हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल में कोवेलेंट रेडियस का मेजरमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें बच्चों, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन सा होगा, देखना। इस मॉलिक्यूल में पर कोई पूछ ले N2O4 के लिए अगर अपने को क्या करना है, कोवेलेंट रेडियस का मेजरमेंट करना है, तो कैसे होगा मेजरमेंट, क्या कैसे चेक करेंगे? दो समान परमाणु के बीच सिंगल बंध होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा सिंगल बंध, दो समान परमाणु के बीच नहीं है, दो समान परमाणु के बीच नहीं है, यहाँ पे भी दो समान परमाणु के बीच नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच क्या है, दो समान परमाणु, इसके बीच एक सिंगल बंध है। इसका मतलब इसमें कोवेलेंट रेडियस का मेजरमेंट इजीली किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप इसको मेजरमेंट करने का तरीका, कौन कौन से मॉलिक्यूल में कोवेलेंट रेडियस से चेक की जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप इस एग्जांपल्स को और इसकी डेफिनेशन को, इस कंडीशन को उतार दो। चलिएगा बच्चों, इसी तरीके से ऐसे नाइट्रोजन में बात कर ली। अब अगर ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन में इसी तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे अपन, उसमें चेक करना है कि किसमें तो कोवेलेंट रेडियस का मेजरमेंट होगा और किसमें नहीं होगा। तो देखना नेक्स्ट एग्जांपल, ऑक्सीजन की सहसंयोजक त्रिज्या, ऑक्सीजन के लिए सहसंयोजक त्रिज्या तो कैलकुलेट कैसे होगी, कैसे उसकी बात कर लेते हैं। देखना, सहसंयोजक त्रिज्या के लिए अगर O2 मॉलिक्यूल्स की बात करूं, सबसे पहले O डबल बॉन्ड O, O2 मॉलिक्यूल O डबल बॉन्ड O, लेकिन समान परमाणु है लेकिन इनके बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस का मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ यहाँ से H2O की, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, ये होता है वाटर मॉलिक्यूल। अब देखना, इस मॉलिक्यूल में अगर बात की जाए तो यहाँ पे मेजरमेंट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, दो समान परमाणु भी नहीं है और सिंगल बॉन्ड होने से क्या मतलब, अपने को समान परमाणु के बीच क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, कोवेलेंट रेडियस से कैलकुलेट नहीं होगी। इसी तरीके से इसमें बात करूँ H2O2 में, तो और सिंगल बॉन्ड OH और H, ये क्या हो गया, पेरोक्साइड। H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड बॉन्ड ये होता है O, सिंगल बॉन्ड O, दो समान परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब इसमें कोवेलेंट रेडियस का मेजरमेंट किया जा सकता है। यहाँ से अगर नहीं होता हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच से तो मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ से इसमें क्या किया जा सकता है, कोवेलेंट रेडियस का मेजरमेंट किया जा सकता है। तो ये बात हो गई किसकी। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो जैसे O2F2, O2F2 कैसे होगा, पेरोक्साइड बॉन्ड होगा, दो फ्लोरीन आपस में जुड़ी होंगी हाइड्रोजन की जगह, वही बात आ गई सेम। ये दो समान परमाणु नहीं है, ये दो समान परमाणु नहीं है, लेकिन ये तो आपस में समान परमाणु है और उसमें सिंगल बॉन्ड है, तो उस मॉलिक्यूल में कोवेलेंट रेडियस मेजरमेंट किया जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स और हो गए, इसकी भी बात कर ली मैंने, जल्दी से आप इसको उतार लें। चलिएगा बच्चों, ये बात हो गई किसकी, कोवेलेंट रेडियस किन मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगी, उसकी कंडीशन क्या होगी, इस चीज़ को ध्यान में रखना। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, मेजरमेंट के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स दे देगा, तो क्या चेक करना है, दो समान परमाणु के बीच से सिंगल बॉन्ड चेक कर लेना, उस मॉलिक्यूल में मेजरमेंट का पता चल जाएगा। ये तो बात हो गई किसकी, कोवेलेंट रेडियस की। अब हम बात करेंगे किसकी, साइंटिस्ट जो था, साइंटिस्ट कौन सा था, एक स्टीवेंसन, साइंटिस्ट स्टीवेंसन सोमाकर, स्टीवेंसन सोमाकर। स्टीवेंसन सोमाकर एक साइंटिस्ट था। इसने क्या कहा, देखना बच्चों ध्यान से। इसने अभी अपन बात कर रहे थे कि दो समान परमाणुओं के बीच बॉन्ड बनेगा, तो वहाँ पे अपन किसकी बात करेंगे, कोवेलेंट रेडियस की बात कर लेंगे। एटॉमिक रेडियस की अपन किस में बात करेंगे, जैसे किसी परमाणु के लिए नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या। इसने क्या कहा, देखना बच्चों ध्यान से। इसने स्टीवेंसन सोमाकर ने एक फॉर्मूला दिया था, किसमें रिलेशन बताने के लिए फॉर्मूला दिया, एक तो एटॉमिक रेडियस, एक तो एटॉमिक रेडियस के लिए इसने एटॉमिक रेडियस और किसके बीच रिलेशन बताया था,
एक इसने बताया था एटॉमिक रेडियस और बॉन्ड लेंथ, एटॉमिक रेडियस और बॉन्ड लेंथ, परमाणु त्रिज्या और बंध लंबाई में इसने रिलेशन बताया था। रिलेशन क्या था उससे पहले मैं बात कर लेता हूं, आप लोगों को समझा देता हूं, देखना बच्चों ध्यान से। इसने क्या कहा, दो परमाणु के बीच, दो परमाणु मैंने मान लिए कौन से, जैसे मैंने मान लिए कोई परमाणु ये ए है, ए एटम हो गया, कोई भी ए एटम ले लिया मैंने, कंसिडर कर लिया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये मैंने कोई बी एटम कंसिडर कर लिया, इन दोनों के बीच क्या बन सकता है, इसका मतलब इन दोनों का समान आकार नहीं होगा क्योंकि एटम ही अलग अलग है तो आकार सेम नहीं होगा। इन दोनों के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है। कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो इसमें क्या होगा, देखना, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच ओवरलैपिंग से, एक्सियल ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। देखना बच्चों ध्यान से, ये मैंने कहा ये एटम ए हो गया, ये एटम कोई बी हो गया। अब देखना यहाँ पे बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे देखना इसके बीच की दूरी, इसके नाभिक और इस बी वाले एटम, ए और बी वाले एटम दोनों के बीच के नाभिकों की दूरी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई बॉन्ड लेंथ कहलाती है डी, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डी। तो ये क्या हो गई, डी किसके बीच, ए और बी एटम के बीच, तो डी ए बी। अब देखना बच्चों, इसका नाभिक हो गया, इसका ये नाभिक हो गया। अब बात आती है इसके एटॉमिक रेडियस की। देखना बच्चों ध्यान से, एटॉमिक रेडियस मैंने क्या कहा, किसी भी परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी। तो ए एटम के लिए बात करूं तो ये क्या होगी, इसकी एटॉमिक रेडियस आर ए, एटॉमिक रेडियस ऑफ ए एलिमेंट, ए एटम। बी एटम के लिए क्या होगी, इसके नाभिक और इसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, ये इसका बाह्यतम कोश और ये इसका नाभिक, इसके बीच की दूरी क्या होगी, रेडियस ऑफ ए बी एलिमेंट। ये बी एलिमेंट की क्या हो गई, रेडियस हो गई। अब देखना, अगर आर ए और आर बी की बात करूं तो ये आर ए है, ये आर बी है, इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखना, अगर मैं कह दूं डी ए बी के इक्वल, इस डी ए बी का मतलब बंध लंबाई के इक्वल, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आर ए और आर बी, एटॉमिक रेडियस ऑफ ए एटम एंड एटॉमिक रेडियस ऑफ ए बी एटम। तो बी एटम और ए एटम की रेडियस को अगर आपस में जोड़ूं तो इसका मतलब देखना, डी ए बी इजिकल टू क्या बोला जाएगा, डी ए बी इजिकल टू डी ए बी आर ए रेडियस ऑफ ए एटम प्लस रेडियस ऑफ बी एटम। अब देखना और क्या आएगा इसमें, इसने क्या कहा, इसने मेजरमेंट किया डीएबी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और एटॉमिक रेडियस के अंदर इसने कुछ पाया। तो देखना यहाँ पे ये जो भाग है, ये जो इसका भाग है, पोर्शन है, ये क्या है, ओवरलैपिंग है। इसका मतलब यहाँ पे तो बॉन्ड बना होगा जिसके कारण एक दूसरे में ये क्या हो गए, इंक्लूड हो गए। तो यहाँ पे इनके बीच क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ध्यान से देखिए, एटॉमिक रेडियस जो होती है फर्स्ट एटम के लिए ए की बात कर रहा हूं मैं, इसमें जो रेडियस है और बी की रेडियस यहाँ पे क्या हो रही है, कॉमन हो रही है, दोनों में इतनी रेडियस क्या हो रही है, कॉमन हो रही है। तो यहाँ पे ये बात अपनी सही नहीं है कि इसने मेजरमेंट करने के दौरान क्या देखा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर ए और आर बी अपन कभी भी नहीं बोल सकते, इसमें से कुछ कम होगा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी एटम की क्या है, विद्युत ऋणता में अंतर है। एटम ही अलग अलग हो गए, इसका मतलब विद्युत ऋणता में अंतर तो मिलेगा। इसका मतलब इसने मेजरमेंट के दौरान क्या किया, इसमें से कुछ कम कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग में दोनों के लिए क्या है, ये कॉमन है। कॉमन होने की वजह से आर ए और आर बी रेडियस यहाँ पे थोड़े कॉमन हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना था, सहसंयोजक बंध बन गया था। तो यहाँ पे इसने कितनी वैल्यू मेजरमेंट के दौरान कितनी कम कर दी थी, 0.09 डेल्टा एक्स। तो ये इसने एक्सपेरिमेंट किया था कि किसी एटॉमिक रेडियस और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन होगा। तो इसने क्या बताया कि बॉन्ड लेंथ जो होती है किसी ए और बी एलिमेंट के लिए, एटम के लिए, जिनकी विद्युत ऋणता में अंतर है, तो आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या बोली जाती है, विद्युत ऋणता में अंतर। डेल्टा एक्स क्या होती है, डेल्टा ई एन, चेंजेस या डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेल्टा ई एन। तो यहाँ पे इसने मेजरमेंट के दौरान क्या किया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्यों हुई, ये वैल्यू क्यों आई, इसने मेजरमेंट के दौरान क्यों रखी, क्योंकि ये जो आर ऑफ रेडियस ए एटम के लिए और रेडियस ऑफ बी एटम के लिए, इन दोनों की रेडियस क्या होती है, यहाँ पे
ओवरलैपिंग हो रही है, उसमें बॉन्ड बनने के दौरान ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे थोड़ी सी, तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी आई तीसरी मेजरमेंट के दौरान चेक किया था 0.09 है डेल्टा एक्स। तो ये क्या हो गया, स्टीवेंसन-शूमाकर का सूत्र हो गया, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, परमाणु त्रिज्या और बंध लंबाई में संबंध बताने के लिए ये क्या दिया गया था, फॉर्मूला दिया था। इससे रिलेटेड अपन आगे बात करेंगे। सबसे पहले आप इसको उतार दें कि स्टीवेंसन-शूमाकर सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन की भी बात करेंगे। जल्दी से आप इसको उतार दें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ DAB क्या होगा, AB मॉलिक्यूल की बंध लंबाई, AB मॉलिक्यूल की बंध लंबाई, RA क्या होगा, A एटम की त्रिज्या, एटम की त्रिज्या, RB क्या होगी, B की त्रिज्या, B एटम की त्रिज्या। इस तरीके से ध्यान में रखना है चीजों को। चलिएगा बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट। टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे चलेंगे अपन। इससे स्टीवेंसन-शूमाकर फॉर्मूले से क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उनकी मैं बात कर लेता हूँ, जिससे आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखना ध्यान से, देखना बच्चों क्वेश्चन में किस तरीके के होंगे उनका मैं थोड़ा फॉर्मेट बता देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस DAB, दो एटम जिनका विद्युत ऋणता में अंतर है, अलग अलग एटम है, इन दोनों के बीच अगर बॉन्ड बनता हो तो वहां पे परमाणु त्रिज्या और एटॉमिक त्रिज्या में, परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस वर्सेस बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन देखने को मिलेगा। देखना बच्चों, DAB इक्वल टू बोला जाता है RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा एक्स, और ये डेल्टा एक्स क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता में अंतर, डेल्टा EN, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखना, ये अपना फॉर्मूला हो गया जनरल। अब क्वेश्चन में किस तरीके को देखने को मिलेगा, देखना किस तरीके के क्वेश्चन देता है, उसका फॉर्मेट बता देता हूं। अगर ये जो A और B इसने जो मॉलिक्यूल लिया है, A और B, इस मॉलिक्यूल में A और B मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे अगर बॉन्ड किसके बीच बन रहा है, अभी तो दो विभिन्न परमाणुओं के बीच, समान परमाणु के बीच नहीं बन रहा। अगर यहाँ पे कंडीशन लगा दूं, दो समान परमाणुओं के बीच, दो समान परमाणु के बीच क्या मिले, बंध मिले, दो समान परमाणु के बीच बंध उपस्थित हो। अभी जो अपन स्टीवेंसन-शूमाकर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो बात की थी, दो एटम्स के बीच क्या बन रहा था, बॉन्ड बन रहा था। अगर वही बॉन्ड किसके बीच बने, दो समान परमाणुओं के बीच, ऐसे एटम जिनका नेचर क्या हो, सेम, दोनों परमाणु की नेचर क्या हो, सेम हो, तो इसको क्या बोला जाएगा। देखना, या तो ये बोल दे कि दो समान परमाणुओं के बीच बंध बन रहा है, या क्या बोल देगा कि विद्युत ऋणता में अंतर क्या है, नगण्य, विद्युत ऋणता में अंतर क्या बोल देगा, नगण्य बोल देगा। नगण्य का मतलब नेग्लिजिबल, क्या बोल देगा, नेग्लिजिबल। डेल्टा EN क्या होगा, नेग्लिजिबल बोल देगा। क्वेश्चन में दे देगा या तो विद्युत ऋणता में अंतर नगण्य बोल दे, या दो समान परमाणु के बीच में क्या बोल देगा, बंध उपस्थित हो, दो समान परमाणु के बीच। तो यहाँ पे डेल्टा EN क्या बतानी है, 0 बतानी है। डेल्टा EN या अपने फॉर्मूले में क्या है, डेल्टा EN का मतलब डेल्टा x इजिकल टू क्या बताना है, 0 बताना है। तो क्वेश्चन में क्या आ जाए, दो समान परमाणुओं के बीच बंध बन रहा हो, या विद्युत ऋणता में अंतर नगण्य दे दे, नेग्लिजिबल दे दे, तो विद्युत ऋणता में अंतर कितना मानना है, 0 मानना है। तो इस फॉर्मूले में डेल्टा x की जगह क्या रख देना है, 0 रख देना है। या क्या पूछ सकता है, दो अलग अलग परमाणुओं के बीच, दो अलग अलग परमाणु के बीच क्या बन रहा हो, बंध बन रहा हो, दो अलग अलग परमाणु के बीच बंध उपस्थित हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये फॉर्मूला है, A और B क्या है, अलग अलग परमाणु है, इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस स्टीवेंसन-शूमाकर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दी जाती है। DAB इक्वल टू, DAB मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, DAB इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा एक्स।
इसी फॉर्मूले से दी जाएगी। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, कैसे देगा क्वेश्चन, उसकी मैं बात कर लूँगा। ये फॉर्मेट मैंने बता दिया टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आपको मिल जाए तो क्या काम में लेना, फॉर्मूला किसके अकॉर्डिंग काम में लेना है, उसकी मैंने बातें कर ली। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स जब 0 हो गया, जब डेल्टा एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या बोली जाएगी, डी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या बोली जाएगी, डी ए या बी, बी एटम, कोई भी दो एटम जिनके क्या है, दो समान परमाणु के बीच बंध बन रहा हो, तो डी ए इजिकल टू क्या होगा, आर ए प्लस आर ए। इसका मतलब इजिकल टू क्या होगा, 2RA। तो इसमें रिलेशन क्या हो गया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी ए इजिकल टू 2RA। इस तरीके से बताया जाता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है चीज़ों को। अब बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, चलिए 2-3 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड, और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे करने हैं इनको सोल्व। क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन इस तरीके पे आते हैं, तो कैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या एटॉमिक रेडियस पूछ लेगा, एक चीज़ दे के एक पूछ लेगा, तो कैसे सोल्व किया जाएगा देखना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन, यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन की बंध लंबाई, हाइड्रोजन और क्लोरीन की बंध लंबाई कितनी दे रखी है इसने, क्रमशः हाइड्रोजन और क्लोरीन की बंध लंबाई इसने दे रखी है 1.2 और 1.4 दे रखी है। क्या दे रखी है, 1.2 और 1.4 एंगस्ट्रॉम हो। तो क्या बताना है, तो HCl की बंध लंबाई बताओ। क्या बतानी है, HCl की बंध लंबाई बताओ कितनी होगी। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, H और Cl की विद्युत ऋणता, हाइड्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणता, हाइड्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या दे रखी है यहाँ पे, क्रमशः 2.1 एंड 3, 2.1 एंड 3 हो। तो ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है, कैसे करना है उसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, यदि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बंध लंबाई दे रखी है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है अपने को, कितनी दे रखी है, 1.2 और 1.4। इसका मतलब हाइड्रोजन के लिए तो कितनी है, 1.2 और क्लोरीन के लिए 1.4। तो HCl की बंध लंबाई बतानी है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणता का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को दे रखी है, दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को दे रखी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले क्या दिया है, इन दो मॉलिक्यूल्स की डी दी गई है। डी का मतलब क्या हुआ, डी हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी दी गई है, डी 1.2, और डी क्लोरीन एटम के लिए क्या दी गई है, 1.4। तो एक बात बोली थी अपने कि एटॉमिक रेडियस की बात की जाए, कोवेलेंट रेडियस की बात की जाए, एटॉमिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस यहाँ पे अगर बात की जाए तो कैसे कैलकुलेट होगी देखना। DHH 1.2 दे रखी है, 1.2 दे रखी है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए दो समान परमाणुओं के बीच क्या बन रही है, यहाँ पे बॉन्डिंग बनी हुई है। तो स्टीवेंसन-शमाकर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो DHH इजिकल टू क्या बोला जाएगा, DHH इजिकल टू RA प्लस RB। RB भी क्या है, सेम एटम है, तो RA ही होगा। विद्युत ऋणता में अंतर क्या होगा, H और H है, इसका मतलब विद्युत ऋणता में अंतर 0 होगा, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, 2RA। तो 1.2 इजिकल टू क्या हो गया, 2RA। तो RA इजिकल टू क्या बोला जाएगा, 1.2/2, 1.2/2। तो कितना आएगा, 0.6। कितना आएगा, 0.6। तो ये किसकी बात होगी, रेडियस ए एटम के लिए,
एटम एटम अपना कौन सा है, यहाँ पे एक ही जगह में क्या काम में ले सकता हूँ, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ। तो दोनों एटम सेम है, तो हाइड्रोजन एटम की रेडियस ये आ गई, कितनी आ गई, ये तो पूरे मॉलिक्यूल की क्या थी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इससे जो अपने को दिया गया था उससे अपने क्या निकाल ली, इस हाइड्रोजन एटम की रेडियस निकाल दी, 2 का भाग दे दिया तो क्या निकल गई, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसी तरीके से क्लोरीन के लिए निकालेंगे, इसमें 2 का भाग दे देंगे तो वो क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ ए क्लोरीन एटम कितनी आएगी, 1.4/2 कितनी आएगी ये, 0.7। तो दोनों एटम के लिए अपने पास क्या आ गई, रेडियस आ गई। क्लोरीन और हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस की अपने को रिक्वायरमेंट थी स्टीवेंसन शूमाकर फॉर्मूले में। अब देखना अपने और क्या दे रखा है, अपने को पूछा है HCl की बंध लंबाई बताओ। बंध लंबाई किसी दो अगर बात करूँ मैं, इसको ए मान लेता हूँ, हाइड्रोजन को, इसको क्या मानूंगा बी। तो दो एटम के बीच डिफरेंट एटम के बीच क्या पूछ रहा है, बंध लंबाई। इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा, DAB इजिकल टू स्टीवेंसन शूमाकर फॉर्मूले से DAB इजिकल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा एक्स। AB की जगह मैं क्या रखूंगा, यहाँ पे HCl की बात कर रहा है तो हाइड्रोजन एटम और एक है HCl, एक Cl एटम, और डेल्टा एक्स किसका होगा, यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन और क्लोरीन में डेल्टा एक्स यहाँ पे अपन चेक कर लेंगे। देखना बच्चों ध्यान से, DHCl की पूछ रहा है अपने, क्या पूछ रहा है, HCl की बंध लंबाई, इसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ HCl ये अपने को कैलकुलेट करनी है। और अपने पास क्या है वैल्यू, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अपने पास है, क्लोरीन अपने पास है, और डेल्टा एक्स अपने पास दे रखा है। विद्युत ऋणता में अंतर H और Cl की कितना है, 2.1 और 3। इसका मतलब देखना वैल्यू रखते हैं इसमें अपन। हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस कितनी है, 0.6 प्लस ये क्लोरीन के लिए कितनी है, 0.7 माइनस 0.09 इंटू डेल्टा एक्स। विद्युत ऋणता में अंतर कितना है, तो 3 में से 2.1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 0.9। कितना बचेगा, 0.9। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो DHCl अपने पास से आ जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, जितनी भी आएगी किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी। तो ये क्या आ गई अपनी DHCl। तो अपने को क्या पूछा था, बंध लंबाई देके किसी अणु की, और उस अलग अलग एटम के लिए क्या पूछ रही, दो एटम के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पूछ रही है। तो इस तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहले जो दिया गया है उससे एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, उसके बाद अपना फॉर्मूला लगा कर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाल लेंगे। इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक अगर आइडिया हो तो अपने इजीली इसको कर सकते हैं। चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि CF4 में CF की बंध लंबाई 1.33 है तो SiF4 में SiF की बंध लंबाई 1.54 है, तो कार्बन और सिलिकॉन की बंध लंबाई 1.87 हो तो फ्लोरीन एटम की त्रिज्या बताओ। जब कंडीशन क्या दे रखी है, विद्युत ऋणता में अंतर है, नेग्लिजिबल हो, नगण्य हो। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, क्या क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। कार्बन फ्लोरीन की बंध लंबाई, इसका मतलब D की बात कर रहा है, कार्बन और फ्लोरीन के बीच। सिलिकॉन फ्लोरीन के बीच की D की बात कर रहा है, और कार्बन और सिलिकॉन बंध लंबाई अपने को D वैल्यू दे रखी है। क्या कैलकुलेट करना है, फ्लोरीन की त्रिज्या, फ्लोरीन एटम की रेडियस, इसका मतलब है R ऑफ ए फ्लोरीन एटम अपने को कैलकुलेट करनी है। विद्युत ऋणता में अंतर 0 होने का, नगण्य होने का मतलब डेल्टा एक्स क्या होगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 0 होगा। तो सबसे पहले जो दिया गया उसी के अकॉर्डिंग अपन स्टार्ट करते हैं। CF4 में CF की बंध लंबाई, इसका मतलब D कार्बन एंड फ्लोरीन इजिकल टू, जब विद्युत ऋणता में अंतर 0 हो तो अपना फॉर्मूला क्या है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, स्टीवेंसन शूमाकर फॉर्मूले से RA प्लस RB। RA क्या है कार्बन, RB क्या है फ्लोरीन। विद्युत ऋणता में अंतर क्या है 0, तो इसके आगे की वैल्यू अपन काम में नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू दे रखी है, ये किसके इक्वल होगा, 1.33 एंगस्ट्रॉम। अब देखना बच्चों ध्यान से, इसी तरीके से D किसकी दे रखी है, सिलिकॉन और फ्लोरीन की, इजिकल टू क्या होगा, RA प्लस RB। सिलिकॉन आपकी बार एटम, सेकंड कौन सा है, फ्लोरीन एटम, कितनी दे रखी है 1.54। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी दे रखी है सिलिकॉन और फ्लोरीन की, 1.54 रख दी मैंने। अब देखना दोनों में क्या है, दोनों ही मॉलिक्यूल्स में क्या है, फ्लोरीन कॉमन है, इसमें भी फ्लोरीन क्या है कॉमन। तो यहाँ पे देखना ये फ्लोरीन एटम क्या है, दोनों में कॉमन है, तो इसको क्या करोगे आप, इन दोनों को
जोड़ लो आपस में। फ्लोरीन एटम जब क्या हो कॉमन, जब एटम कॉमन दिख जाए आप लोगों को तो इसमें कैलकुलेशन में क्या रहती है, थोड़ी इजीली यहाँ पे रहता है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। तो फ्लोरीन एटम दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों रिएक्शंस को आपस में जोड़ लो। जोड़ने से क्या बनेगा नई रिएक्शन, देखना। आरसी और आर सिलिकॉन ये तो अलग अलग होगी, आरसी प्लस आरएसआई प्लस कितनी होगी 2RF, कितनी होगी 2RF। जब दो एटम क्या हो दोनों कंपाउंड्स में अपने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कॉमन एटम दिख जाए तो इस तरीके से रिएक्शन को जोड़ के लिख देना। इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों के इक्वल इन दोनों को जोड़ दो, कितना होगा 2.87, कितना होगा ये 2.87। इस तरीके से देखना बच्चों, क्या किया मैंने, सबसे पहले जो दिया गया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग वैल्यू अपने क्या लिख दी, इसको एटॉमिक रेडियस के फॉर्म में लिख दिया, जो वैल्यू थी उसके इक्वल कर दिया। दोनों में क्या है फ्लोरीन एटम कॉमन है, तो कॉमन होने से यहाँ पे क्या लिखेंगे Rc प्लस RSI, इन दोनों को जोड़ दिया 2RF इज इक्वल टू 2.87। अब देखना अपने को क्या चाहिए, RF की वैल्यू चाहिए, अपने को क्या चाहिए RF। तो इसके लिए क्या चाहिएगा अपने को, ये R कार्बन और R सिलिकॉन, इन दोनों की अगर अपने को रेडियस पता है तो अपने क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, RF रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम। तो देखना इसकी अपने क्वेश्चन में क्या जानकारी दी गई है, सिलिकॉन और कार्बन की, कार्बन और सिलिकॉन की बंध लंबाई दी गई है। इसका मतलब D ऑफ ए सिलिकॉन एंड कार्बन इज इक्वल टू क्या कैसे लिख सकता हूँ, RA प्लस RB। RA कौन सा है सिलिकॉन, RB क्या है कार्बन। इन दोनों की विद्युतीयता में अंतर जब 0 हो तो इसके आगे का अपने वैल्यू नहीं रखेंगे स्टीवेंसन शुमाकर से। तो R सिलिकॉन प्लस R कार्बन, R सिलिकॉन प्लस R कार्बन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों को मैं आपस में D इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ ए सिलिकॉन एंड ए कार्बन, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। तो D सिलिकॉन कार्बन कितनी दे रखी है 1.87 इज इक्वल टू 1.87। इसका मतलब अपने पास वैल्यू किसकी आ गई, इस D की वैल्यू आ गई सिलिकॉन कार्बन की, जो क्वेश्चन में दे रखी है 1.87। तो इसमें अगर वैल्यू मैं रख दूंगा अपने पास क्या आ जाएगी, RF आ जाएगी, फ्लोरीन एटम की रेडियस आ जाएगी। तो वैल्यू रख रहा हूँ देख लो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सिलिकॉन और कार्बन 1.87, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, इसको सोल्व कर रहा हूँ 1.87, ये अपने पास आ गई वैल्यू। उसके बाद प्लस 2RF प्लस 2R रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम इज इक्वल टू कितना है 2.87। तो यहाँ से 2RF इज इक्वल टू क्या आएगा 2.87 माइनस 1.87, तो RF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RF इज इक्वल टू इसमें से माइनस कर लो कितना बचेगा 1 आएगा, 1 और अपॉन में कितना आएगा 2, 1/2 इज इक्वल टू कितना आएगा 0.5, कितना आएगा 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो फ्लोरीन एटम के लिए रेडियस कितनी आ गई 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ लेता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देके अपने को क्या पूछ लिया, एटॉमिक रेडियस से पूछ ली। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, इजीली क्वेश्चन बहुत ही इजीली आते हैं। उतार लो बच्चों इसको क्वेश्चन को। तो बच्चों ये बात हो गई किसकी, स्टीवेंसन शुमाकर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एटॉमिक रेडियस एंड बॉन्ड लेंथ में रिलेशन, और अपने किसकी बात की, एटॉमिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस की बात कर ली। अगर आप लोगों को इन दोनों में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।